स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और साइड बाय साइड आपकी केस स्टडी वाले वीडियो चल रहे हैं, आप उनको देखते रहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन और एआर टाइप वाले क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ। अब जो टाइम है आपका रिवीजन का टाइम है, ठीक है। अब कोई भी नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है, जो पढ़ लिया उसे रिवाइज करिए। एग्जाम बहुत पास में है आपके, जितना पढ़ लिया आपने पूरा पढ़ा है, 80% पढ़ा है, 70% पढ़ा है, अब उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सैंपल पेपर सोल्व करते रहिए, मैं अपनी तरफ से सैंपल पेपर को सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी सैंपल पेपर सोल्व करते रहिए। कौन से टाइम स्लॉट में, जो आपका मेन एग्जाम का टाइम स्लॉट है उसी टाइम स्लॉट में सैंपल पेपर को सोल्व करते रहिए। अभी मैं वीडियो में जो सैंपल पेपर करा रहा हूँ उसको सिर्फ आपको बैठ के देखना नहीं है, ऐसा नहीं कि वीडियो चला लिया सिर्फ देख रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपना आंसर साइड में लिखना है, देन आगे देखना है, ठीक है। इसे करते 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 पूरा वीडियो खत्म करना है एंड लास्ट में पता लगाना है कि आपके खुद के कितने आंसर्स बन रहे हैं, मतलब कितने करेक्ट आंसर है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। देन उसके बाद जो गलत हो गए वो साथ के साथ आप देखते ही जाओगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा भी सैंपल पेपर आपको करना है कौन से टाइम स्लॉट के अंदर, जो टाइम स्लॉट आपका मेन एग्जाम का है, ठीक है। फिर सैंपल पेपर नंबर 1 है जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। सारा देखो इंस्ट्रक्शन वही है जो आपके सैंपल पेपर के थे, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था उसके, और आपके मेन एग्जाम के भी इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम का टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और आपको मैक्सिमम मार्क्स 35 है, यानी कि 45 क्वेश्चन जो करने हैं तो 35 मार्क्स मिलेंगे। 3 सेक्शन में पेपर को बांटा गया पूरे को। पहला सेक्शन जिसके अंदर 25 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 करने हैं, 4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। तीसरा सेक्शन जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 करने हैं, 1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, तो भावुक नहीं हो रहा है। कोई टफ क्वेश्चन आए तो उसको इज्जत देना और उसे छोड़ देना, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट मींस आप तुक्के मार सकते हो। आपको पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। 45 से ज्यादा मत करना, 45 ही अटेम्प्ट करना। और जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन बोले हैं उतने ही अटेम्प्ट करना, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करना बेवकूफी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। मैं आपको पूरे के पूरे 25 सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी फेमस क्वेश्चन है, इतनी बार आपके सामने आ चुका होगा। अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रखा होगा, ठीक है ना। फिर भी मैं पूरा बेसिक से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, उस पर टॉर्क लगता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म वाला केस आपको याद होगा एकदम अच्छे से। इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इस पे इधर फोर्स लगता है क्यू ई, इस पे लगता है इधर भी क्यू ई, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, तो उनकी वजह से फोर्स भी अलग आएंगे। वहां पे QE1 मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे QE2 मैंने नाम दिया। तो रोटेट तो करेगा ही करेगा, ये इसके अबाउट रोटेट तो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, मान लेते हैं कि अगर E1 ज्यादा होगा E2 से, तो इस पे नेट फोर्स भी आ रहा है राइट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ फोर्स भी लगेगा। बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है। आई होप आपने पोज किया होगा, पहले सोल्व किया होगा। अगर नहीं भूल गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से वो चीज ट्राई करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस C3 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। डायग्राम आपको सामने दिया गया है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको टिक मारना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लेता हूं। अगर इस डायग्राम को आप देखो तो V इससे जुड़ा हुआ है, किससे, C3 से। यहाँ पे मैंने C3 जोड़ दिया, ठीक है। और C3 आगे जाके C1 और C2 से जुड़ा है, जो आपस में पैरेलल में। इस तरीके का डायग्राम है। C1 और C2 फिर से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस C3 निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल तरीका, इस पूरे सर्किट को सोल्व करके सर्किट के अंदर चार्ज कितना है वो निकाल लेते हैं। क्योंकि एक बार आपने चार्ज पता लग गया, फिर Q = CV वाला फॉर्मूला लगा के आप
आसानी से वहां पे वोल्टेज निकाल लोगे। तो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। दो कैपेसिटर पैरेलल में, दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे तो वो कितना होगा? C1 प्लस C2 और ये रहा C3। और मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी जो क्वेश्चन में गिवन है V वोल्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों सीरीज में आ गए, दोनों के दोनों सीरीज में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है, इनको सबको मिला के एक कैपेसिटेंस बनाना है। ठीक है ना, एक कैपेसिटर बनाना है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C डैश बोल देता हूं मैं, क्योंकि C में पहले ही मान चुका हूं। अब देखो सीरीज में तो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है, यानी रेसिप्रोकल वाला। तो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखते रहिए, उनको उल्टा करके जोड़ देंगे। तो 1 बाई C डैश विल बी इक्वल्स टू 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। एलसीएम ले लो, C3 इंटू C1 प्लस C2, यहाँ क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 1 बाई C डैश। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई? C3 ब्रैकेट C1 प्लस C2 ओवर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो इस पे चार्ज कितना फ्लो करेगा? जो चार्ज यहाँ फ्लो करेगा वही चार्ज यहाँ फ्लो करेगा। ध्यान से देखिए, बिकॉज ये दोनों के दोनों सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q इज इक्वल टू C डैश V। तो Q इज इक्वल टू C डैश की वैल्यू हो रही C3 C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये आ गया Q। अब मेरे को इसका पोटेंशियल निकालना है, थर्ड वाले पे पोटेंशियल कितना है। तो अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इस पे जो चार्ज है Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला। थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? C3 V3। ठीक है, अब Q3 की वैल्यू Q ही है, मेरे को V3 चाहिए, तो V3 क्या हो जाएगा? Q3 बाय C3। Q3 की वैल्यू Q ही है, जो वैल्यू आप निकाल चुके हो, C3 C1 प्लस C2 इंटू V ओवर C1 प्लस C2 प्लस C3, और C3 का एक डिवाइड और लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ, तो C3 से C3 कट हो जाएगा। तो V3 कितना आ गया हमारे पास? C1 प्लस C2 V ओवर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पोटेंशियल डिफरेंस है थर्ड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, अब ये ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक पहला ऑप्शन ही देखो दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन ही C1 प्लस C2 इंटू V ओवर C1 प्लस C2 प्लस C3। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और साथ साथ मजा भी आ रहा है, आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R वेरीज विद टाइम t। और कैसे वेरी कर रहा है आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट है, टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो निकालनी है आपको। वैसे अगर आपको करंट गिवन होता है I और R, तो t टाइम के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर वो स्टेडी करंट है तो। यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है तो आपको छोटा सा हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका एलिमेंट निकालना पड़ेगा, देन उसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू AT माइनस BT स्क्वायर गिवन है। तो करंट कितना आ जाएगा? I होता है आपका dQ बाई dt, यानी कि इस इक्वेशन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। AT का डिफरेंशिएशन A हो जाएगा माइनस BT स्क्वायर में T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2BT। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो टोटल हीट कब तक प्रोड्यूस होगी? जब तक करंट फ्लो होगा। तो वो टाइम कौन सा है? जब करंट जीरो हो जाएगा। तो करंट जीरो कब हो जाएगा? A माइनस 2BT की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम पे टाइम की वैल्यू क्या आ रही है? A बाई 2B। यानी कि इस टाइम पर जो है करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अपने को जीरो से लेकर के इस टाइम, यानी कि 0 टू A बाई 2B, इस टाइम इंटरवल के बीच में अपने को हीट निकालनी है। तो सबसे पहले मैं छोटे से टाइम इंटरवल dt में यहाँ से देखता हूँ कि कितनी हीट निकलेगी। तो छोटे से टाइम इंटरवल dt में छोटी सी हीट dH निकलती है, मान लो कितनी? I स्क्वायर R dt। ठीक है, पूरी निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लिमिट आपकी जीरो से लेकर के, टाइम की लिमिट कहां से कहां तक है? जीरो से लेकर के A बाय 2B तक है। वे DH का इंटीग्रेशन H हो जाएगा I स्क्वायर, I की पूरी वैल्यू डाल दो, कितनी है? A माइनस 2BT का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T, और टाइम की लिमिट जीरो से A बाई 2B तक। अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करो आप, इस स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 4ABT, ये बना
इंटू ये dt है, आर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, और ये रहा dt, और ये 0 से a/2b इसकी लिमिट लग गई। ठीक है, अब इसे और आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो r इसका आ जाएगा आपका a² इंटू टी, इसका बन जाएगा आपका 4b t³/3, और इसका बन जाएगा -4ab t²/2। ठीक है, ये इनका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। आई होप इतना सिंपल इंटीग्रेशन आपको आता है। ठीक है, अब h की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट पुट करनी है, लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट e/2b है। अब इसे सोल्व करना है, तो r बाहर पड़ा है, a² t² की लिमिट डालेंगे तो बनेगा a²/4b², सॉरी खाली t की वैल्यू डालनी है, a/2b प्लस 4b² t³ डालना, यानी कि a³/8b³ इंटू 3 माइनस 4ab t²/2, ये बाय 2 t² यानी कि a²/4b², 4 से 4 कट गया, एक b से एक b कट गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, यहाँ आपका कुछ नहीं घटा है, तो h इज इक्वल्स टू यहाँ r बाहर पड़ा है, a³/2b प्लस यहाँ अगर आप ध्यान से देखो नीचे एक b बचा, और क्या बचा, ये 2 से चला गया, a³/6b बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है a³/2b। ठीक है, तो 6 एलसीएम आ रहा है, 6 एलसीएम आएगा तो देखो ये बन जाएगा आपका 3, 3, 6 और ये 7 बन जाएगा, 3 + 3 6 और ये 7, तो 7a³ r/6b, नहीं ये माइनस का है ना, ये माइनस का, तो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो आंसर आ गया हमारे पास a³ r/6b। ये देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे चॉइस होती है आपको स्किप करने की, अगर बाई चांस मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो सोल्व हो जाएगा डेफिनेटली, ऐसा टफ नहीं है, सोल्व हो जाएगा, बट लेंदी है, टाइम ज्यादा लेगा आपका। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको एक बार होल्ड पे रखोगे, देखोगे बाकी क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, इसको स्किप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फिर आपका डिसीजन लेना। ठीक है ना, ऐसे ही कर करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है, पक्की बात है लेंदी जाएगा, तो उस केस में आप इसको होल्ड पे रख सकते हो, छोड़ने को नहीं बोल रहा, होल्ड पे रख सकते हो। आगे के क्वेश्चन का लेवल क्या है वो डिसाइड करेगा इस क्वेश्चन को दोबारा करना है कि नहीं करना है। अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज q इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर फिक्स्ड चार्ज, सो द वर्क डन इज, देखो एक दूसरा चार्ज है q, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इन्होंने एक चार्ज को चलाया है, क्यू चार्ज को, तो पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। बेटा सर्कुलर पाथ है, तो इस सर्कुलर पाथ का हर एक पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, तो हर एक पॉइंट पे इस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है KQ/R। तो आप इस चार्ज को अगर मूव कराओगे तो वर्क डन कैसे लिखा जाता है, वर्क डन लिखा जाता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन आपका हमेशा 0 आएगा, चाहे आप क्लोज पाथ पे घुमाओ, चाहे किसी क्लोज पाथ पे ना घुमाओ, इसे रेंडम थोड़ा सा मूव कर दिया, फिर भी जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ रोटेट करने में वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, सर्कल के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ऑलवेज 0। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए तसल्ली से, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ में। A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery and charged to a potential difference V। एक कैपेसिटर को लिया गया, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया और V वोल्ट तक चार्ज किया गया, बहुत बढ़िया बात है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, another capacitor of capacitance 2C is similarly charged to up to potential difference 2V।
यहाँ तक चार्ज किया गया 2v पोटेंशियल डिफरेंस तक, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे चार्ज आ जाएगा C इंटू वी यानी कि 4CV। ठीक है। द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। अब बैटरी को उड़ा दो और इन कैपेसिटर को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये लो कनेक्ट कर दिया भाई साहब। ठीक है। इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर। यानी कि इस पे प्लस Q1 चार्ज इधर है, इधर माइनस Q1 चार्ज है, तो इसका इधर माइनस Q2 आएगा और इधर प्लस Q1 आएगा। इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। ठीक है। ये C, ये 2C। देखो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद एक चीज तो श्योर है कि इनका पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पूछ रहा है कि फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया तो इनकी क्या हो जाएगी, इनकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। साथ ही साथ इनका चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे, इस पे चार्ज कुछ और आएगा Q1 डैश, इस पे चार्ज आएगा माइनस Q1 डैश, इस पे चार्ज आएगा Q2 डैश और इस पे आएगा माइनस Q2 डैश। ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। बट एक बात फिक्स है कि यहाँ वाला चार्ज यहीं रह सकता है, यहाँ वाला चार्ज यहीं रह सकता है, ये आपस में ट्रांसफर नहीं होगा। तो यानी कि इन दो प्लेटों के बीच का जो चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर आएगी। वो Q1 माइनस Q2 के बराबर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इधर, और तो कोई चार्ज जा नहीं सकता, मतलब इस प्लेट से इधर इस वैक्यूम को पार करके तो जाएगा नहीं। ठीक है। यहाँ वाला चार्ज ही रहेगा, मतलब यहाँ टोटल चार्ज कितना है इस साइड, Q1 माइनस Q2। अभी मैंने कितना माना, Q1 डैश Q2 डैश। नेगेटिव आएगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, अगर मैंने पोलैरिटी रॉन्ग मानी होगी तो अपने आप आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी V। ठीक है। पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q बाई C यानी कि यहाँ इसका पोटेंशियल आप कैसे लिख सकते हो, Q1 डैश बाय C। इसका पोटेंशियल कैसे लिख सकते हो, Q2 डैश बाय 2C। ठीक है ना, इसका कैपेसिटेंस 2C है ना, Q2 डैश बाय 2C, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक बात और पता पड़ी कि जो Q1 डैश है वो Q2 डैश बाय 2 के इक्वल आएगा। ठीक है। Q2 डैश बाय 2 के इक्वल आएगा। और यहाँ से एक चीज और पता पड़ रही है। ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू डालोगे तो और पता पड़ेगा कि Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू कितनी है। तो Q1 डैश की वैल्यू डालता हूँ, Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश। Q1 और Q2 में निकाल के बैठा हूँ, कितना देखो CV और माइनस 4CV। ये बना आपका 3 Q2 डैश बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3CV। 3 से 3 कटा, Q2 डैश आ गया मेरे पास कितना, माइनस 2CV। Q2 डैश अगर माइनस 2CV है तो मतलब Q1 डैश कितना होगा, माइनस का CV, उसका आधा है ना, माइनस का CV। इसका मतलब क्या है कि मैंने पोलैरिटी यहाँ पे उल्टी मान लिया है। ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी दोनों कैपेसिटर की, और ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी दोनों कैपेसिटर की। ठीक है। ये चीज मैंने गलत मान ली, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि फाइनल एनर्जी कितनी होगी इस कॉन्फ़िगरेशन की, फाइनल एनर्जी कितनी होगी। फाइनल एनर्जी निकालनी है, निकाल दो। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यों आपको पता लग चुका है। और फाइनल एनर्जी इनको हाफ CV स्क्वायर करके निकाल लेते हैं ना। तो सबसे पहले इनका पोटेंशियल निकाल लो कि पोटेंशियल इस V की वैल्यू है कितनी। इस V की वैल्यू आ जाएगी Q1 बाय Q1 डैश बाय C। तो कॉमन पोटेंशियल V आपके सामने आ रहा है Q1 डैश यानी कि माइनस का CV, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो CV आएगा, CV बाय C। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल V ही आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पुराने वाला जो इसका V था, इसका 2V था, अब कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, V आ गया है। अब अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब हाफ CV स्क्वायर, और दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ 2C। पोटेंशियल तो दोनों का सेम ही है, V स्क्वायर U2। तो दोनों की नेट पोटेंशियल एनर्जी U टोटल U1 प्लस U2 हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास 3/2 CV स्क्वायर, 3/2 CV स्क्वायर, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बहुत सारे नोट्स में करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोल रहा है कि मेटल रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1/2 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू बैटरी अक्रॉस अपोजिट फेस। द रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है पता है आपको? रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस के लिए लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए और एरिया भी क्या होना चाहिए आपका? मिनिमम होना चाहिए। रेजिस्टेंस को अगर मैक्सिमम करना है तो ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर है। तो आप खुद देखो ना कि एरिया कब मिनिमम हो रहा है। अगर इसको आप एरिया बनाओगे, मतलब बैटरी को यहाँ जोड़ोगे इन दो टर्मिनल के बीच में, तो एरिया मिनिमम हो नहीं सकता है, ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बैटरी को जोड़ते हो इसके अक्रॉस, देन ये बन जाएगा लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये बन जाएगा आपका एरिया। तो किस फेसेस के अलोंग जोड़ना चाहिए? तो जो फेसेस आपकी, जिस फेसेस में 1 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर वाली लेंथ आ रही है ना, वहां जोड़ना चाहिए। तो ये देखो, ये मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस फेस। ठीक है, इस फेस के अक्रॉस कनेक्टेड हो तब ऐसा होगा। एक मिनट, मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड 10 पाई। अच्छा ये ना, ये ऊपर वाला पोर्शन है जो नीचे खिसक गया है। ठीक है, यहाँ तो अपने को पता लग गया कि इस वाली फेसेस के 1 और 1/2 वाली, मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ बननी चाहिए तभी तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, एकदम एक झटके में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, इसीलिए सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन विच current changes from 0 to 2 ampere in 0.5 second is 8 वोल्ट। ठीक है, कहीं पे करंट चेंज हुआ 0 से 2 एम्पियर हो गया 0.05 सेकंड के अंदर, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हो गया किसी इंडक्टर में होगा, तो उस कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस वाले केस में ईएमएफ आता है आपका एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो ये आपको दे रखा है 8, एल आपको निकालना है, डेल्टा आई आपका कितना है 2 और डेल्टा टी कितना दे रखा है 0.05 दे रखा है। पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये इससे कट गया 4 टाइम्स, अपने को चाहिए एल, तो एल कितना आ गया 4 × 5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 20/100 आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके 1 मिनट से भी कम लेंगे, हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट आई carrying circular coil of radius r and number of turns n varies is। मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न होते हैं इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I × A। एक टर्न हो तो और n टर्न हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है NIA। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है इसकी रेडियस, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका NI/r²। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद स्टेशनरी मैग्नेट। स्टेशनरी मैग्नेट है तो क्या होगा? उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। पूछ रहा है कि किससे इंटरेक्ट नहीं करती, स्टेशनरी मैग्नेट किससे इंटरेक्ट नहीं करती? बताइए किससे इंटरेक्ट नहीं करेगी? मैग्नेटिक फील्ड किससे इंटरेक्ट नहीं करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस पे फोर्स नहीं लगेगा? कौन से चार्ज पे? देखो, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्ट करेगी स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज मतलब वेलोसिटी जीरो। चार्ज के पास जब वेलोसिटी होती है तभी उस पर फोर्स लगता है QVB sin थीटा, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये इससे इंटरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आयरन रोड मैग्नेटिक मटेरियल इंटरेक्ट करेगी, मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट करेगी, स्टेशनरी चार्ज से इंटरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट when passes through resistor produce heat energy 4 times
that produced by a DC of 2 ampere through the same resistor in same time। तो RMS वैल्यू बताइए। तो अगर RMS वैल्यू की वैल्यू मैं I मान लेता हूं तो वो T टाइम के अंदर I स्क्वायर RT हीट प्रोड्यूस करती है। और बोल रहा है कि ये DC है, तो DC है तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 2 स्क्वायर इंटू RT किसी रेजिस्टेंस में से। तो ये हीट है किसकी, AC की, और ये हीट है DC की। वो बोल रहा है कि ये AC वाली हीट इस DC वाली हीट की क्या होनी चाहिए, 4 टाइम्स होनी चाहिए। हीट ड्यू टू AC शुड बी 4 टाइम हीट ड्यू टू DC। मतलब कि I स्क्वायर RT शुड बी इक्वल्स टू 4 टाइम 2 स्क्वायर RT। RT से RT कट गया और आई स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी, इसका रूट ले लो, इसका 2 बन जाएगा, इसका भी 2 बन जाएगा, आई की वैल्यू डायरेक्ट। तो आई की वैल्यू 4 आ गई, 4 एम्पियर। तो उस AC की RMS वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 एम्पियर होनी चाहिए। अगर आप 4 एम्पियर AC एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी करंट की RMS वैल्यू 4 एम्पियर है, तो उसे आप सेम टाइम के लिए सेम रजिस्टर में से फ्लो कराओगे तो ये DC जितना हीट प्रोड्यूस करती है उसका 4 टाइम हीट प्रोड्यूस कर देगी AC। ठीक बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, गैलोनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 8 ओम। एक गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। गैलोनोमीटर बना देते हैं, ये 8 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, सेंटेड बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। एक 2 ओम की वायर से इसको सेंट कर दिया, यानी कि पैरेलल में लगा दिया एमीटर बनाने के लिए। इफ द टोटल करंट इज 1 एम्पियर देन पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू सेंट विल बी। अगर टोटल 1 एम्पियर का करंट कहीं से आ रहा है तो कितना पार्ट इसका जो है सेंट में से जाएगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। मान लो कि इसमें से IG करंट जाएगा तो बचा हुआ 1 माइनस IG करंट इसमें से चला जाएगा। दोनों ही केस में क्या कर दो आप, इसका दोनों पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल सेम कर दो। पोटेंशियल सेम करना है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR होता है, तो IR आप सेम कर दो। तो पोटेंशियल अक्रॉस सेंट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोनोमीटर। ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस IG इंटू 2, और ये आपका आ जाएगा IG इंटू 8। तो 2 माइनस 2 IG इज इक्वल्स टू 8 IG। इसको आप इधर लेके आओगे तो 2 इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 10 IG। देन IG आपका बन गया 0.2। खुश मत होइए, टिक मत लगा देना, 0.2 ऐसे ऑप्शन में नहीं है। अपने से पूछा कि इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से जा रहा है 1 माइनस IG, यानी कि 1 माइनस 0.2 0.8 एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है कि मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट की नहीं हो सकती। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपका, dV बाई dr, यानी कि वोल्ट पर मीटर, नहीं हो सकता। मोबिलिटी म्यू, म्यू क्या होता है, VD बाई E होता है। VD क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। E क्या होता है, E होता है वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। बन गया क्या, हाँ बन गया। मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोबिलिटी की है भाई साहब ये सही यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगा के डाल के चेक करना पड़ेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, क्या बोल रहा है। देयर आर टू coils A and B shown in the figure. A current start flowing in B is shown in figure when A move towards B and stop when A stop moving। A को जब मूव कराते हैं तो B के अंदर इस तरीके का एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लग जाता है। A को जब रोक देता हूं तो करंट फ्लो होने बंद हो जाता है। ठीक है ना। द करंट A इज इन काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। B इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन A मूव्स। B इज केप्ट स्टेशनरी, A को मूव करते तो B को स्टेशनरी रखा जाता है, A को मूव करते तो हम क्या चीज पता लगा सकते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट करंट एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन A। ठीक है, देयर इज नो करंट इन A, देयर इज अ वेरिंग करंट इन A। देखो भाई साहब, अगर करंट नहीं होता तो यहाँ पे करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, इस वजह से इंड्यूस हो रहा है। अगर करंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। देयर इज अ वेरिंग करंट इन ए, अगर करंट वेरी करता है ए के अंदर तो ए को रोकते ना आप, तो भी बी के अंदर करंट इंड्यूस होता। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन ए, ठीक है ना, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन ए। तो पहला ऑप्शन आई थिंक ये थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया ये।
ये चीज जो है मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, ये चीज ए ऑप्शन की है यहाँ पे। तो देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज बोल रहा है। देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको बस यही चीज पहचाननी थी, कांस्टेंट करंट है इसके अंदर, बाकी सारा जो ऑप्शन है फर्जी ऑप्शन है, आप देखते ही उन्हें गलत ठहरा दोगे। ओके, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A 20 ohm resistor is connected in series with 5 microfarad capacitor। 20 ohm resistor है, इसे 5 microfarad कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ दिया है। ठीक है, ये लो, सॉरी 200 ओम 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये दे रखी है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इतनी दे रखी है। तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हो ना, क्योंकि V और I में सीधा रिलेशन होता है। I और सीरीज में तो दोनों में अंदर I सेम होगा, तो V इज टू IR होता है, तो V बाई R हो जाएगा ना, VR बाई R। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 200 कोस 2500 इंटू टी, ये करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर में से। यहाँ से देखो क्या पता लग गया, ओमेगा पता लग गया, कितना है 2500। ऐसी इक्वेशन होती है ना, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो टी के मल्टीप्लाई में जो होता है वो ओमेगा होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चाहिए आपको, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है पता है? एक्सी 1 बाई ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा पता लग गया 1 बाय 2500 इंटू सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 माइक्रोफेरेड, यानी कि 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ ऊपर चला गया, नीचे बचा 25, तो 10⁻² इंटू 5, ये बना 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो क्या बनेगा? एक्सी वुड बी, ये बन जाएगा आपका 100 होता तो 4 टाइम्स 400 बाई 5 और 400 बाई 5, तो ये बन जाएगा आपका 80 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया आपका 80 ओम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, आंसर आए तो इसे लिखना है, देन आपको वीडियो को वापस चलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए if point charge q is at one of its corner। देखो, अगर कोई चार्ज q किसी क्यूब के कॉर्नर पे होता है, तो उस चार्ज को पूरे के पूरे 8 क्यूब कंटेन करते हैं। ठीक है ना, एक इसके ऊपर, ठीक है, 2 इसके आसपास, 4 ये हो गए, 4 इसके ऊपर और चीज, तो टोटल 8 क्यूब कंटेन करते हैं। तो अगर कॉर्नर पे चार्ज है तो इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर उस चार्ज का 1/8 पार्ट ही होता है। ठीक है, उस क्यूब के अंदर उस चार्ज का 1/8 पार्ट ही होता है। तो अब मैं यहाँ पे अगर गोस थ्योरम लगाऊं, गोस थ्योरम क्या होती है कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब के अंदर इस चार्ज का Q/8 पार्ट आ रहा है, तो फ्लक्स कितना जाएगा इसमें से? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस B। कॉपर मतलब कैसी प्लेट है? मेटल प्लेट। और मेटल प्लेट के लिए पता है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो copper plate of thickness B is placed inside a parallel plate capacitor of a plate distance D and area A is shown in the figure। The capacitance of the capacitor is। तो इसको आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो कि आपने एक कॉपर की प्लेट डाल दी है B थिकनेस की, तो D माइनस B में क्या बच गई आपकी? एयर बच गई। तो दो कैपेसिटर जो है एक तरीके से सीरीज में है, दो कैपेसिटर C1 और C2, जिसमें से C1 की वैल्यू कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D कितना बचा? D माइनस B। दूसरा कैपेसिटेंस कितना है? K A एप्सिलॉन नॉट बाई B, बट K की वैल्यू इनफाइनाइट है तो C2 हो गया इनफाइनाइट।
अब इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो 1/C2 करोगे तो 1/इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, तो इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो 1/C वुड बी इक्वल्स टू 1/C1, ये जीरो हो गया तो C इज इक्वल्स टू C1, जो वैल्यू C1 की है वही यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी कि A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस बी, यानी कि अगर आप मेटल प्लेट डालो इसके अंदर, ठीक है ना, मेटल डालो इसके अंदर, तो क्या कर दिया करो, उसको हटा दिया करो, जो जितना कैपेसिटेंस बच जाए सीधा वही लिख दिया करो, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसके अंदर करेक्ट आंसर ढूंढने जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m की बात कर रहे हैं। तो देखो बाहर मैग्नेट में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, ये होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, आई इंटू ए, तो ये आई ए बाई एल हो जाएगा। पोल का फॉर्मूला एक तरीके से, आई क्या होता है एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, एल मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट हो गई आपकी एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, डी ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, a transmitting station transmit radio wave of wavelength 360 meter, find the inductance of coil required with condenser of capacity in the resonant circuit। तो कितना इंडक्टेंस रखना पड़ेगा इस सर्किट को रेजोनेट करने के लिए। तो आपको है ना यहाँ पे इन कंडेंसर को और इनको वेवलेंथ दे दी, तो आपको इसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट कराना पूछ रहे हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी पड़ेगी, वेवलेंथ आपको दे दिया, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ जो होता है वो होता है सी बाई लैम्डा। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा 360, ठीक है। तो ये अब फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/√LC, ओमेगा होती है, यहाँ पे एफ है तो एफ होता है 1/2π√LC, तो वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ये कितनी होनी चाहिए वैल्यू, ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बस वेवलेंथ को इस तरीके से रिलेट करना आना चाहिए, ये वैसे मॉडर्न फिजिक्स से आता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी आपको दिया है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ये। स्क्वायर कर दोगे तो 1/, यहाँ पे बन जाएगा आपका 4π² इंटू एल इंटू सी, और ये स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36 इंटू 10⁻2। एल निकालना है तो बाकी सारी चीजें इधर उधर कर लेते हैं। 36 इंटू 36 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर को आप 10 लिख सकते हो, इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻12, ठीक है। और 10⁻16 देखो वहां से पढ़ा था वो हो रहा है, तो 9 इंटू 4 36 होते हैं, ये लो 36 यहाँ से चला गया, और क्या जाएगा देखो यहाँ 10⁻, कितना बच गया 4, और ये आ गया आपका 5, 10⁻5 आ गया इधर, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, 4π², को 10 लिख दिया हम लोगों ने, 10⁻2 पहले से पढ़ा है, और नीचे से 10⁻, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये आई थिंक है ना माइक्रोफेरेड है, वरना आंसर्स नहीं आएंगे। ये माइक्रोफेरेड है, ये जैसे माइक्रोफेरेड होगा तो यहाँ 10⁻, कितना आएगा -6 आएगा। देन यहाँ पे आपका बचेगा 10⁻10, और ये 11 ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻9 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको कट करोगे तो लगभग ये 30 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8, एल की वैल्यू आ जाएगी इतनी हेनरी के अंदर, ठीक है। जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सही है, कैपेसिटर की वैल्यू 1.2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1.2 माइक्रोफेरेड है। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज एफ, दो मैग्नेटिक पोल M1 M2 है मान लो,
तो उनके बीच में फोर्स r डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में फोर्स F कैसे लिखा जाता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m1 m2 divided by r square. If the distance between the pole and the pole strength of each pole are doubled, अगर इसके मैं 2m1 कर दूं और इसे 2m2 कर दूं और डिस्टेंस को 2r कर दूं, तो नया फोर्स मान लो कि F डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m1 2m2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। मेरे हिसाब से वही आएगा वापस, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, देखो ऊपर 4 बनेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, कट जाएगा आपस में, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो नया f डैश पे कितना आ जाएगा आपका, f के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज डबल्ड। तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगी, अगर डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ पता पड़ रहा है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, C/2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21। If the charge q is placed at the center of line joining of two equal charge q such that the system is in equilibrium, if a charge q is placed at the center of line joining, तो इनकी डिस्टेंस अगर l है तो l/2 इधर से होगा और इधर से भी l/2 पे होगा। तो इस q की वैल्यू कितनी है अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे फोर्स निकाल के क्या कर दो, जीरो कर दो। यहाँ पे फोर्स इस Q की वजह से इधर और बड़े वाले Q की वजह से भी इधर, तो दोनों फोर्स F1 और F2 बोल देता हूँ। F1 की वैल्यू आ जाएगी K Q बाई एल स्क्वायर, F2 की वैल्यू आ जाएगी K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर, यानी कि 4KQ बाई एल स्क्वायर। नाउ दोनों फोर्स सेम है तो F1 प्लस F2 जीरो होना चाहिए, यानी कि KQ एल स्क्वायर प्लस 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसे उधर ले जाइए। तो 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस KQ बाई एल स्क्वायर, KQ से KQ कट गया, स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, Q शुड बी इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम and impedance of 15 ohm, the power factor of the circuit will be। देखो पावर फैक्टर होता है cos phi, और cos phi का फॉर्मूला होता है r by z। तो r आपको 12 दे रखा है, z आपको 15 दे रखा है, तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा आपका 4/5 मीन्स 0.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द करंट फ्लोइंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट टू 20 वोल्ट हैविंग इम्पीडेंस दिस इज। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट पूछ रहा है, आई थिंक सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना है 22 वोल्ट, इम्पीडेंस कितना दे दिया आपको, इम्पीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस एक तरीके से 220 ओम, कितना करंट फ्लो कर रहा है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू आई थिंक V बाई R हो जाएगा। तो 22 डिवाइडेड बाय 220 यानी कि I इज इक्वल टू 0.1, 1/10 है, देखो 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ, अभी मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। ठीक है, तो I की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी एम्पियर, एरिया की डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर L2, तो AL2, अब L2A लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। द चार्ज पार्टिकल एंटर into magnetic field H with initial velocity making an angle 45. The path of the particle will be, देखो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पे एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल, तो वो सीधा ही निकल जाएगा, है ना, सीधा निकल जाता है, पाथ होता है उसका स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 पे एंटर करता है कोई पार्टिकल, तो उसका पाथ होता है सर्कुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू 0
और 90 के बीच कोई एंगल पे एंटर करता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर यानी कि हेलिकल हो जाता है। इस तरीके का पाथ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हेलिकल। तो देखो शुरुआत में जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से लेंदी थे, तो आपको एक बार उन्हें होल्ड पे रखना चाहिए। अगर आगे आओगे तो इजी क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने वाले हैं, वो आपसे हो जाएंगे। बाई चांस नहीं हुआ देन तो करना ही है जाके, ठीक है। तो इस तरीके को दिमाग में रखना। ये मैंने सेक्शन है आपको पूरा सोल्व करा दिया है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चन करने हैं आपको 24 में से। क्या बोल रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 6 ओम एंड इट कैन मेजर द मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि कोई गैल्वेनोमीटर है, जब कोई शंट नहीं लगाया गया है तो उसमें से जाने वाला करंट कितना होगा IC, जिसकी वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखी है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा है, ठीक है। देन द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर अप टू रीडिंग 6 एम्पियर, यानी कि इसको आपको एमीटर बनाना है तो इसके पैरेलल में आपको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा S। तो उस S की वैल्यू कितनी हो ताकि ये I इज इक्वल टू 6 एम्पियर का करंट मेजर कर सके, ठीक है। तो जब मैक्सिमम होगा तो इस टाइम पे भी मैक्सिमम करंट जा रहा होगा 2 एम्पियर, तो बचा हुआ 4 एम्पियर इसमें से जाएगा। तो इस S की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। देखो गैल्वेनोमीटर में जो शंट और जो गैल्वेनोमीटर खुद है, दोनों के दोनों पैरेलल में जोड़े होते हैं, यानी कि इन दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा S इंटू 4, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 2 इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो S इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू जी, एंड जी की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो S इज इक्वल टू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 12/4 3 ओम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है ना। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही कर दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिखने में काफी बड़ा है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, ठीक है, एक डाइपोल है -q से +q, इसका डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है P, is placed in electric field of intensity E. The dipole acquire a position such that axis of dipole make angle theta, ठीक है। ऐसे नहीं रखा गया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, कुछ इस तरीके से रखा गया है कि ये जो डाइपोल है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 at theta is equals to 90, हम लोग मानते ही हैं जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी को वहाँ पे 0 मान लेते हैं। देन द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, वो कहते हैं ना खोदा पार निकली चुईया, वो वाली बात हो गई। इतना बड़ा क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पूछ लिए कि टॉर्क कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो टॉर्क बेटा जी कितना होता है, टॉर्क कितना लगता है इस पे पी ई साइन थीटा, है ना। टॉर्क लगता है पी ई साइन थीटा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी ई कोस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूले याद होता है, सुनी फॉर्मूले से पूछा है तो पी ई साइन थीटा और माइनस पी ई कोस थीटा, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यूजिंग मास m, length L, time t, current A is a fundamental quantities. The dimension of permittivity is, permittivity जानते हो ना क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपसे पूछी जा रही है कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी। तो इसके लिए सदाबहार फॉर्मूला F is equals to 1/4 by एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। अब एप्सिलॉन नॉट को देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट कुछ ऐसा हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय FR स्क्वायर, 4 पाई बड़ा रहने दो, इसे 4 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो Q की डायमेंशन पता क्या होती है, A इंटू टी। Q की डायमेंशन AT, दूसरा Q है उसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी AT डिवाइडेड बाई F की डायमेंशन होती है M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। F क्या होता है MA होता है, ठीक है ना। A की डायमेंशन होती है L1 T माइनस 2, तो F M की मल्टीप्लाई कर दो, R स्क्वायर यानी कि R की होती है R डिस्टेंस है, लेंथ L, ठीक है। तो R स्क्वायर है तो L2 इसकी डायमेंशन हो गई। अब इसे सोल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर आप ध्यान से देखो m की पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, l की पावर नीचे कितनी है 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, a की पावर -2 रहेगी। टाइम की डायमेंशन देखो ऊपर 1 और 1 2 है, नीचे वाला -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 4 बन जाएगा, ठीक है। तो m-1 l-3 t4a2 t4a2 -2 नहीं +2 क्योंकि वो तो ऊपर ही है ना a2। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो डी ऑप्शन में टनाटन दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बढ़िया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ व्हीट स्टोन ब्रेस ऑल 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस R, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो R,
देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि चारों आर्म का रेजिस्टेंस कितना है, आर आर है, ठीक है, आर 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 आर। बीच जो गैलोमीटर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस भी कितना है, आर है। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का जो ए और बी के क्रॉस है, इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। इसको जैसे ही हटाओगे आपके सामने कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ऊपर वाले दोनों आर सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले दोनों आर भी सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। ये ए, ये बी, ये आर, ये आर, ऊपर वाले दोनों आर सीरीज में तो क्या बना लेंगे, टू आर, नीचे वाले दोनों आर सीरीज में तो क्या बना लेंगे, टू आर। अब आगे क्या होगा, दो टू आर के रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वन बाई आर इक्वल इज इक्वल टू वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर। तो एलसीएम ले लो, टू आर ऊपर बन जाएगा वन प्लस वन टू, टू से टू कट जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आर ही आ गई, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़े, मजा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ क्या बोल रहा है कि देर आर टू कोइल्स ए एंड बी एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी इफ कोइल ए इज मेड टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। अगर मैं ए को रोटेट करना शुरू कर देता हूं तो बी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा होगा, ईएमआई, ठीक है। तो नो करंट फ्लो इन बी इफ ए इज एट रेस्ट। अगर ए को मैं नहीं घुमाता हूं तो बी के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। द करंट इन द कोइल ए व्हेन the current in B at t is equals to 0 is counterclockwise. The current in coil A when current in B is counterclockwise and coil A is shown at this instant t is equals to 0 पे आपको बताई गई है। तो आपको बताना है कि ए में करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, द करंट इन कोइल ए, जब बी के अंदर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देखो होगा क्या, करंट फ्लो क्यों कर रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ डाइपोल बन रहा होगा, ठीक है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है वो डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसे। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो एन की तरह, और जब क्लॉकवाइज करंट होता है तो एस की तरह उसे ट्रीट किया जा सकता है। अब अगर ये इसका एन होगा तो सोचो, अगर ये एन होगा तो इसका वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा होगा, डाइपोल मोमेंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। डॉट से दिखा देता हूँ, डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे इसके इक्वेटोरियल लाइन वाले हो जाएंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन वाले हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे मान लो कि ये घूमता है, ठीक है ना, अभी मान के चल रहा हूँ कि करंट इसके अंदर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, मतलब एन इसका इधर होगा, एन इसका इधर होगा, तो एस से एन की तरफ जो है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका बाहर की तरफ आ रहा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ इस तरीके से आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है। इसके राइट साइड में यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे मतलब बी पड़ा है, तो इक्वेटोरियल लाइन हो गई ना इसकी, देखिए इक्वेटोरियल लाइन हो गई। इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन में होगा, आपका अंदर की डायरेक्शन में होगा। फिर जैसे जैसे ये घूमेगा अंदर की डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होता जाएगा, और ये थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ हो जाएगा, फिर ये इसकी एक्सिस पे आ जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर की डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, और इधर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो पुराने वाले का डबल हो जाएगा। बट अंदर की डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, जैसे कोयल इस तरीके से रोटेट करना चाहेगी, इनसाइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से जो कम हो रहा है, तो बी के अंदर देखो करंट इंड्यूस होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अंदर की डायरेक्शन में कम हो रहा है तो करंट को इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है कि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया उसने, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से होगा क्या, अंदर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे अंदर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसमें चेंज जो है क्या है, उस चेंज को अपोज कर रहा है, उस चेंज को अपोज कर रहा है क्या, अगर अंदर की डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो रहा है और इसके अंदर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है तो, ठीक है, करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होगा, तो ये बाहर मतलब एक तरीके से उसको अपोज कर रहा है अंदर वाले को, है ना। तो मतलब इसके अंदर यहाँ पे जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, ठीक है ना, यहाँ पे जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। अगर क्लॉकवाइज होगा देन, यहाँ पे अगर करंट इसके अंदर क्लॉकवाइज होगा तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे बी पड़ा है, तो बी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अगर
डायरेक्शन बाहर है तो देखो इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के इक्वेटोरियल लाइन पे, इस मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि अगर बाहर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और अगर अंदर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो बी पड़ा है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। अब धीरे धीरे ये रोटेट कर रहा है, धीरे धीरे ये रोटेट कर रहा है, अगर अंदर की तरफ है तो धीरे धीरे रोटेट करेगा तो इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, कम हो रहा है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, दूसरा केस मैं बना देता हूँ, कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है, फिर से एक बार देखिए, काफी टिपिकल चीज है। इसके अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा, तो ये साउथ की तरफ ट्रीट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया, हाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा आपका बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ है, अब ये जैसे जैसे रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज धीरे धीरे ये इसकी एक्सिस पे चल जाने, मतलब इसकी यहाँ पे जो जो लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस एक्सिस पे होने वाला है, इस एक्सिस पे होने वाला है, तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, यानी कि जो बाहर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे वो कम हो जाएगा, उसको कम नहीं होने देगा, इसके अंदर करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो करंट ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आप को इंड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से ये बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, बाहर वाला कम हो रहा है तो इस चेंज को अपोज करेगा, यानी कि करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे ये केस कब होगा जो इन्होंने शो किया है, जब ए के अंदर जो है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है ना। और वेरिंग करंट होगा कि कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट करंट होगा, क्योंकि अगर वेरिंग करंट होता तो ए रेस्ट पे होता ना, तब भी बी के अंदर करंट होता, जो हो नहीं रहा है, तो वेरिंग वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, कांस्टेंट वाले रहे। अब सवाल ये है कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर है हमारा क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सर्टेन प्लेस, कोई प्लेस है जहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन बना दो आप, ये लो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे बनाते हैं, इसे एक प्लेन बना दिया मैंने, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 जी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.26 एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, ये लो एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री दे दिया। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन, तो अर्थ की वजह से एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो बी एच क्या होगा, बी एच होगा आपका बी को 60 साफ साफ पता पड़ रहा है, ठीक है ना, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक कंपोनेंट आपका वर्टिकल में आएगा, बी भी जो होगा बी को बी साइन 60, ठीक है, यहाँ पे आपको बी पूछा तो बी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी एच ओवर कोस 60, ठीक है। बी एच आपको दे रखा है 0.26, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2, इसका डबल हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 0.52 गोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 32, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन, करंट स्टार्ट किया, ठीक है ना, जीरो था, करंट जीरो था, जीरो से अब क्या होगा, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि करंट इंक्रीज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज, किस डायरेक्शन में जो है करंट जो है इंड्यूस हो जाएगा, तो फिर से किसका क्वेश्चन है, ईएमआई का क्वेश्चन है, ईएमआई चैप्टर नंबर 6 आपका। तो देखो करंट यहाँ पे जीरो से क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखो करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है आपका राइट डायरेक्शन में, करंट राइट डायरेक्शन में जाएगा तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, राइट हैंड रूल से बाहर की तरफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, देखो करंट जैसे इंक्रीज हो रहा है तो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस जो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे इसका अपोज करेगा, इसका अपोज करने के लिए करंट को कैसे फ्लो होना पड़ेगा, करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा, ताकि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाए, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इसका क्या हो जाए, अपोज हो जाए, तो करंट जो है कहाँ किस पर्टिकुलर सेंस में फ्लो हो जाएगा, करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, इंड्यूस हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट I इज V, ठीक है, तो I बराबर NaEVD, ये फॉर्मूला होता है हमारा, I इज इक्वल टू
NaEVD। ठीक है, तो करंट की वैल्यू जब आई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू v है इफ इन वायर ऑफ सेम मेटल बट डबल रेडियस, रेडियस डबल कर दी और करंट डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? तो Vd इज इक्वल टू आई ओवर NaE है, पुरानी वाली v है, करंट को डबल कर दो और रेडियस को डबल कर दो, रेडियस को डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा आपका? 2i डिवाइडेड बाई n पाई 2r स्क्वायर इंटू ई, यानी कि 2i 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर n पाई r स्क्वायर इंटू ई, यहाँ पे भी आप इसे यही लिख सकते हो i ओवर n इंटू पाई r स्क्वायर ई, रेडियस डबल कर दी तो ध्यान से देखो ये बन गया आपका नया v डैश इज इक्वल टू आई ओवर n इंटू पाई r स्क्वायर इंटू ई बाई 2। इसे आप क्या लिख सकते हो? पुराने वाला v, तो v डैश इज इक्वल टू v बाई 2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी आधी हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 33। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 25 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, 4 कैपेसिटर है 25 माइक्रोफेराड के, इनको क्या कर दिया आपने? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलिए जुड़ जाएगा आपस में, तो नया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स सी यानी कि 4c यानी कि 4 इंटू 25 यानी कि 100 माइक्रोफेरेड सी इक्विवेलेंट। The voltmeter across them showed a DC of 200 volts. The charge on the each plate of capacitor will be, हर एक प्लेट की कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? तो यहाँ पे अगर आपने एक बैटरी लगा दी है 200 वोल्ट की, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 200 वोल्ट ही होगा, बिकॉज पैरेलल के अंदर है। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, तो मान लोगे कितना चार्ज है? Q। तो Q चार्ज, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। यहाँ पे C आपको इंडिविजुअल वाला यूज करना है, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻⁶ और V की वैल्यू 200 से सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो 25 इंटू 2 50 इंटू ये 10⁻⁴, आगे सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि एक प्लेट में प्लस में चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट में माइनस में चार्ज आएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर टोटल चार्ज पूछता कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते? 4 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आता है कितना? 20 इंटू 10⁻⁻3 यानी कि 2 इंटू 10⁻²। इसलिए देखो फंसाने के लिए सी ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज पैरेलल में ही, क्योंकि पैरेलल में होने की वजह से इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, द पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर आपका 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने प्राइमरी सेल लगाया होगा। ठीक है ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया जिसकी वजह से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है इस वायर के अक्रॉस। ठीक है ना, 2 सेल कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। सबसे पहले 2 सेल को जोड़ा गया, ठीक है, सपोर्ट है यानी कि एक ही डायरेक्शन में, E1 एंड E2 ये लो जोड़ दिए मैंने, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद दूसरा और खेल खेला गया जिसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ के इसी वायर के अक्रॉस कुछ काम किया गया। ठीक है, दूसरे खेल में क्या हो रहा है? दूसरे खेल में E1 और E2 को अपोजिट सेंस में जोड़ दिया। ठीक है, ये E1 और ये E2। तो बोल रहा है कि पहली बार जो है बैलेंस लेंथ आ रही है 50 पे, ये लोग कहीं यहाँ आ रही होगी 50 सेंटीमीटर में, ये 100 सेंटीमीटर है, इसके बीचों बीच आ रही है 50 सेंटीमीटर। और दूसरी बार कहाँ आ रही है? 10 पे आ रही है, यहाँ कहीं आ रही होगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का x मान लूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर इस वायर का मैं x मान लूं, देन पहली बार में जो ये x इंटू XL1 होगा, ठीक है ना, XL1 होगा, ये आपको क्या देगा? टोटल ईएमएफ देगा। टोटल ईएमएफ कितना है इस केस में? E1 प्लस E2, यानी कि XL1 यानी कि x इंटू 50 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहां से आपको क्या देगा? XL2 यानी कि x इंटू 10, जो आपको क्या देगा? E1 माइनस E2। सेल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े होते हैं तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10x आपका आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 और E2 का रेशियो निकालना है तो 2 इक्वेशन हो गई। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए तो E2 से E2 कट जाएगा, इधर बन जाएगा आपका 60x इज इक्वल टू 2E1। तो E1 आ गया मेरे पास 30x। E1 की वैल्यू अगर 30x है तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो E2 आपके पास आ जाएगा, आई थिंक E2 आ जाएगा 50x माइनस 30x यानी कि 20x।
तो आपसे पूछा जा रहा है E1 और E2 का रेशियो कितना है। साफ साफ पता पड़ गया, E1 और E2 का रेशियो है 3:2, 3:2, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही बातें। 34 इतना फास्ट इसलिए चल रहा है सिस्टम क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अभी सैंपल पेपर सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसी स्पीड से मेरे को भी चलना पड़ेगा। समझा थोड़ी रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पेपर सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो फिर बाकी वीडियो लेक्चर का फायदा क्या हुआ। ठीक है, फटाफट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 140, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज 140, दैट ऑफ दैट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 280। ठीक है, N1 दे दिया, N2 दे दिया। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 4 एम्पियर, देन करंट इन सेकेंडरी इज, देखो Vp बाई Vs इज इक्वल टू होता है Np बाई Ns, एंड यहाँ पे आके खेल उल्टा पड़ जाता है Is बाई Ip। तो आपसे आपको बस ये यूज करना है, इसको यूज करोगे तो काम हो जाएगा। Np कितना है 140, Ns कितना है 280, Is आपको निकालना है, और Ip दे रखा है 4। तो Is देखो कितना बन जाएगा, ये 2 है, तो बन जाएगा 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 34 हो गया। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं, इन कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 5 हेनरी, एल की वैल्यू दे दी आपको 5 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी डायरेक्ट दे दिया 2 एम्पियर पर सेकेंड, देन ई एम एफ इंड्यूस इन द कोयल इज, तो ई क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, तो 5 इंटू 2 10। हाँ, माइनस लगा दो यहाँ पे, ऑप्शन में है तो, मैंने की बात नहीं कर रहा, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो माइनस का 10 वोल्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, a bar magnet AB, a bar magnet AB with a magnetic moment M, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m होगा, मतलब माइनस m इधर होगा प्लस m इधर होगा, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ से कट कर दिया, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, वन पार्ट इज केप्ट ओवर अदर, सो दैट बार मैग्नेट AB, सो दैट एंड B इज एग्जैक्टली ओवर ए। तो देखो, इनको काट के आप अलग कर दोगे, मान लो कि बीच में C बना दिया मैंने, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम इनका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये C, ये B, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस अरेंजमेंट को ऐसे रखा है कि जो B है वो जस्ट A के ऊपर आ रहा है, कुछ ऐसे सिस्टम, ये A इधर, C इधर, B इधर और C इधर, मतलब उल्टा करके इसको उल्टा किया और इधर पटक दिया इसके ऊपर। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर था m/2 वेक्टर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर था m/2 वेक्टर। तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा सिस्टम का। तो देखो, दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट, इनका वेक्टर सम कितना होने वाला है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नया वेक्टर सम कितना आने वाला है, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, the wiring of refrigerator contain a starter capacitor, a voltage of amplitude 170 volt and frequency this, applied across capacitor to produce current of amplitude this, the capacitance required is, इतना करंट चाहिए, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दे दिया V नॉट, इतना I नॉट का करंट चाहिए, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस बात हो रही है, तो V इज इक्वल टू आई XC वाला फॉर्मूला लगेगा। V और I की वैल्यू आपको गिवन है, V आपको 170, I आपको 0.850, तो XC कितना, इतना हो जाएगा XC। अब XC क्या होता है पता है, 2πfc होता है, ओमेगा C होता है, ओमेगा को लिख दो 2π, तो 2πfc। सारी वैल्यूज आपके पास है, इसको हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 85 का डबल होता है 170, तो 200 बन गया इधर, है ना। 200 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 2πfc, 2 इंटू पाई, एफ की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, इंटू सी मेरे को कैलकुलेट करना है, तो 2 से 2 कट गया, ये बन गया आपका 100, और C की वैल्यू आ रही है 100/60 इंटू पाई, 100/60 इंटू पाई, 100/60।
ये इससे चला गया। माइक्रोफेरेड में आंसर नहीं आ पाएगा, आई थिंक कुछ तो दिक्कत है इसके अंदर। 10/6 इंटू 3.14 माइक्रो एम्पियर में आंसर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइक्रोफेरेड में आंसर है ना, माइक्रोफेरेड में आंसर। हमें कुछ डेटा मिसिंग है बट होगा कुछ इसी तरीके से, ठीक है। आप इस चीज को देख सकते हो, इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास ये 18 लगभग आपका आंसर जो है 0.18 है, तो ये 2 बनेगा, 2 है ना, लगभग 2, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर जाएगा। कुछ इसी तरीके से रहेगा सिस्टम, आई थिंक 2πfc ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πfc आई v over I, so IRXC। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो है वो गलत लगा दिया है। XC का फॉर्मूला 2πfc नहीं होता है, XC होता है 1/ओमेगा c, तो यहाँ पे बन जाएगा 2πfc, ऐसे बन जाएगा। तो ये बना 200 इज इक्वल्स टू 1/2πfc। तो मेरे को क्या चाहिए, C चाहिए, तो C आ जाएगा 1/200 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 60, ये बन जाएगा। इसको सोल्व अपने को करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 4, ये बन जाएगा लगभग आपका 75 के आसपास, और 10 की पावर 3 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। ओके, 10 की पावर 3 ऊपर चला गया, और 10 की पावर 3 में और इसको और दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -6, और ये लगभग 75 बना। इसको आप कट करोगे तो ये 3 की टेबल से जाएगा, और ये आपका 4 की टेबल 3 मतलब 25 की टेबल से 3 टाइम चला जाएगा, 40 टाइम चला जाएगा। 40/3 आपका लगभग 13.3 है ना। अब आ गया आंसर आपका। तो C इज इक्वल्स टू 13.3 माइक्रोफेरेड। तो प्लीज फॉर्मूले बड़े केयरफुली लगाना, वरना देखो जो ब्लंडर यहाँ किया है, जो किया था, वो ब्लंडर आपके साथ एग्जाम में भी हो सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने क्या बोल रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्रांच BC इज, BC कहाँ, ये रही, इससे करंट कितना जाएगा। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 2 एम्पियर यहाँ से भी आ रहा है, तो जो दोनों का एडिशन होगा वही तो इसमें से जाएगा। 4 एम्पियर KCL लगा सकते हो आप यहाँ पे, है ना, इजीली, वरना कॉमन सेंस से भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। दिखने में जितना डरावना था उतना ही इजी क्वेश्चन था, तो डरावने क्वेश्चन से डरना नहीं है, बैठ जाना है। A wire of resistance 10 ohm is elongated 10%. The resistance of elongated wire is, देखो खींच के लंबा किया है। elongated का मतलब ये है पुरानी लेंथ अगर L थी तो नई लेंथ 10% से इंक्रीज कर दी, यानी कि 1.1 L हो चुकी है। कितनी, 1.1 L हो चुकी है। तो खींच के लंबा किया है तो उसका वॉल्यूम जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एरिया डिक्रीज हो जाएगा। पहले लेंथ A थी, एरिया A था, अब लेंथ L डैश हो गई, एरिया A डैश हो गया। तो इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऊपर वाला वॉल्यूम AL, अब वाला वॉल्यूम A डैश L डैश। तो A डैश कितना आ जाएगा, A इंटू L, L डैश कितना है 1.1 L, तो A डैश आ गया A ओवर 1.1। ठीक है, A ओवर 1.1 आ गया हमारे पास A डैश। अब पुराना रेजिस्टेंस रो L बाई A था, नया रेजिस्टेंस रो L डैश बाई A डैश हो गया, यानी कि रो L डैश बोले तो 1.1 L और A डैश बोले तो A ओवर 1.1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो R डैश विल बी इक्वल्स टू 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 1.21 रो L बाई A। रो L बाई A क्या है, पुराने वाला R, तो 1.21 इंटू R, तो 1.21 पुराने वाला R कितना था 10, तो नया R हो जाएगा 12.1, कितना 12.1, विच इज इन योर ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्या बोल रहा है, गोस लॉ इज वैलिड फॉर ओपन सरफेस, गलत बात। इररेगुलर ओपन सरफेस, गलत बात। ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो गोस लॉ बिंदास लगेगा। इस सरफेस में से, क्लोज सरफेस में से क्यू चार्ज है तो फ्लक्स आप लिख सकते हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई रेगुलर होने की जरूरत है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इन कोयल ऑफ 0.1 मीटर रेडियस एंड 100 टन्स
0.1 एम्पियर करंट इज पास, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। एक कॉइल है जिसके अंदर n टर्न्स है और जिसकी रेडियस r है, जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I ओवर 2r, म्यू नॉट I ओवर 2r। n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई भी कर दिया करो, n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई भी कर दिया करो, ठीक है। तो अब क्या करना है, वैल्यू डालिए। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू एन की वैल्यू दे रखी है आपको 100 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना दे रखा है 0.1। ये इससे कटा और ये इससे कटा तो b इज इक्वल्स टू आया आपका 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁵। कितना बनाई 10⁻⁵ आएगा। ये वो 100 है 10⁻⁵, तो 6.28 यहाँ से बनेगा। 6.28 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा ये 5। 6.28 तो 10⁻⁴ है ना, -4 है तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। या तो n की वैल्यू 1000 है ना, n की वैल्यू या तो 1000 होगी, n की वैल्यू 1000 नहीं होगी तो यहाँ पे आई थिंक ये जो है करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। इन दोनों में से कुछ जो होगा भाई साहब, या तो ये 1000 है या 1 है। उस केस में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। इस केस में तो नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए। क्वेश्चन नंबर 44, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज h एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज m। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने मैग्नेटिक डाइपोल रख रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि अभी फॉर्मूला आया था -p cos थीटा होती है, यहाँ पे -mv cos थीटा होती है, -mv cos थीटा होती है। अब इस चीज को मैक्सिमम करना है तो cos थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। cos थीटा -1 से 1 में चलता रहता है cos थीटा की वैल्यू, तो u को मैक्सिमम करना है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी -1। उस केस में कितना हो जाएगा ये mv, यहाँ पे b को ये h बोल रहे हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा mh, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mh, ठीक है। मिनिमम पूछेगा तो -mh। ओके 45 हो गया, 44 हो गया, 45 पे आ गया ना अपन, ठीक है। 45, ये 46, 47, 48, 49 और 6 क्वेश्चन इसमें है ना, तो टोटल 55 है, ठीक है। सही चल रही है हमारी नंबरिंग। 45 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि असर्शन सही है कि नहीं है, रीजन सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, 3 चीजें चेक करनी होती है इसके अंदर। असर्शन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि सर्किट कंटेनिंग हाई कैपेसिटी कैपेसिटर चार्ज टू हाई वोल्टेज शुड बी हैंडल विद कॉशन। बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर वरना चार्ज होता है, अगर आप उसको हाथ लगा लोगे तो इवन व्हेन करंट इन द सर्किट इज स्विच ऑफ, ठीक है। अगर आप हाथ लगा लोगे तो ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, कंडक्टर होती है, तो उसके अंदर से चार्ज हो जाएगा तो आपको एकदम परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, है ना, परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, तो झटके लग जाएंगे, सीधी सी बात ये है। इसलिए आपको केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। रीजन क्या बोल रहा है कि व्हेन आइसोलेटेड कैपेसिटी टच्ड बाय हैंडी और एनी अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी देयर इज अ इजी पाथ टू द ग्राउंड अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात है, जो रीजन होना चाहिए था वही रीजन दिया गया है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 46, क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन बोल रहा है कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि इंटीग्रेशन आप ई डॉट डी ए करोगे, ये फ्लक्स होता है, ये आपका समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बट मैग्नेटिज्म में बी डॉट डी ए जीरो आ जाता है, बिकॉज सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही, रीजन सही। उस केस में हमेशा जीरो आएगा, जैसे कि डाइपोल हुआ, आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक डाइपोल ही रखना पड़ेगा। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स जो है उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो एम प्लस एम माइनस एम एक साथ रहेगा, तो नेट सिग्मा एम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 47, द एडी करंट आर प्रोड्यूस इन मेटालिक कंडक्टर। अच्छा जी, याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 6, एडी करंट प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से हीट लॉस होता है, लेमिनेशन कर देते हैं ट्रांसफार्मर में ना। एडी करंट आर प्रोड्यूस इन मेटालिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज अराउंड इट। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी सही बात है।
चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दोनों सही तो है लेकिन दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। कौन सा यहाँ पे थर्ड चैप्टर, कौन सा सिक्स चैप्टर, आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। एसर्शन AC is more dangerous than DC. रीजन, द पीक वैल्यू ऑफ AC इज लेस देन DC। भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, पीक वैल्यू ऑफ AC तो ज्यादा होता है ना। पीक वैल्यू कितनी होती है? मोर डेंजरस क्यों बोल रहा है? क्योंकि मान लो कि आपको कोई बोले कि आई एम्पियर का करंट जो है AC करंट फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी जाएगी? आई इंटू रूट टू टाइम्स, आई इंटू रूट टू टाइम्स। तो AC करंट जो है रूट टू आई से माइनस रूट टू आई में रहेगा। तो जिस टाइम ये बोला, ये जिस टाइम में ये वैल्यू अचीव करेगा वो उस टाइम पे तो आपको डीसी से तगड़ा झटका देगा, इसलिए बोला जाता है कि मोर डेंजरस है। लेकिन रीजन, एसर्शन तो सही है इसका, लेकिन रीजन बोल रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ एसी इज लेस देन डीसी। ये गलत बात है। पीक वैल्यू ऑफ एसी इज रूट टू टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ डीसी। मतलब अगर आप बात करो ना कि 2 एम्पियर का डीसी है, 2 एम्पियर का एसी है, तो वो जो आपने एसी बोला है ना, तो बोल चाल में बोला जाता है उसकी आरएमएस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 2 रूट 2, तो ज्यादा होती है। तो रीजन गलत है, एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 49। एसर्शन, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ऐसा क्यों भाई? लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा क्योंकि नेगेटिव फेंकेगा और पॉजिटिव अपने पास बुलाएगा। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एसर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन है आप टिक मार दोगे इसके अंदर। 49 हो गया। अब आप क्या आ गया सेक्शन सी। 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 में से आपको 5 करने हैं, 5 में से कुछ आपके क्वेश्चन केस स्टडी वाले भी रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। A hollow metal sphere of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is 80 वोल्ट। एक होलो मेटल को चार्ज किया गया जिसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया? 80 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, मेटल स्फीयर यानी कि कंडक्टर है, तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर इज, तो मेटेलिक स्फीयर के केस में इसके इनसाइड और सेंटर पे और सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, तो अंदर भी पोटेंशियल क्या रहेगा? 80 वोल्ट ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सीधे हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें होती रहेगी। 51 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं तो बॉडी कैसी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बॉडी कैसी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पूछा कि नेगेटिव चार्ज कब होती है? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 टू 55 आर बेस्ड ऑन गिवन टेक्स्ट। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इस टेक्स्ट को आप आराम से पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ में। क्या बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज मैक्स, ईएमएफ ऑफ द सेल इज, कॉमा लगाओ, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब सेल से जब कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, सेल से कब कोई जो मतलब सेल को सर्किट में जोड़ा ही नहीं गया है, उस टाइम पे कोई करंट नहीं लिया जाएगा, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB, वो ईएमएफ के बराबर होगा, वो ईएमएफ के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, या पढ़ते भी है थ्योरी के अंदर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। ठीक है ना, देखो सेल आपको यहाँ पे ऐसा दिखता है, बट एक्चुअल में क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट हो जाता है सेल का, जिसे अपन तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, कितनी डिस्टेंस पे रख रखे हैं अपने इलेक्ट्रोड को, यानी कि प्लस और माइनस कितना दूर है। ठीक है, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो ये घोल घुला हुआ है इसके अंदर, इसका नेचर और इसका टेम्परेचर कितना, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। गर्म होगा तो ज्यादा होगा शायद, है ना। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो यहाँ पे डंडे डाल रखे हैं ना, तो इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनके नेचर पे और इनके एरिया पे डिपेंड करता है कौन? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? डायग्राम कुछ ऐसा आपको दिया गया जो अपन पढ़ते हैं। फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जनरली लो। ठीक है, नया नया सेल होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे सेल का अपन ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहते हैं। आगे क्या लिखा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, है ना। क्लोज सर्किट के अंदर, यानी कि जब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
ए और बी के बीच में वी ए बी, ठीक है ना। बताइए कितना होता है, ई माइनस आई आर होता है। इसे क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन याद भी हो रही है। जब सेल ओपन सर्किट के अंदर होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, जब सेल क्लोज सर्किट के अंदर होता है उसके अक्रॉस ईएमएफ जो है वो टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, रिवाइज भी हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और उनको फोड़ देते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 आई थिंक है ना, 51 तो हो गया। 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन। कब होगा, जब सर्किट खुला होगा, यानी कि ओपन होगा। ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो जब करंट की वैल्यू जीरो होगी, तब करंट की वैल्यू जीरो होगी, उस केस में आपका टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ के बराबर होगा। साफ साफ इन्होंने ये बात लिखी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो पहली लाइन पढ़ लो, साफ साफ बात लिखी हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। 53, a cell of EMF E and internal resistance R gives a current of this with external resistance this, current of this with external resistance this। 12 ओम लगाते हो तो 0.5 एम्पियर करंट देता है, और 25 ओम लगाते हो तो 0.25 एम्पियर करंट देता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लो भाई साहब, भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर से जो करंट जाएगा, करंट कैसे लिखा जाता है, ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। केवीएल लगा लो, चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से लिख लो, किससे भी लिख लो, इससे निकाला जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आई और आपको ई की वैल्यू दे दी क्या, नहीं, आई और आर की दे दी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहला 0.5 इज इक्वल टू ई ओवर 12 प्लस स्मॉल आर, ठीक है, 12 प्लस स्मॉल आर। और दूसरी बार क्या इक्वेशन बनेगी, 0.25 इज इक्वल टू ई ओवर 25 प्लस आर। स्मॉल आर निकालना है, ई से कोई लेना देना नहीं है, तो ई की वैल्यू यहाँ से उठाओ और वहां पुट कर दो। तो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू 12 प्लस आर इज इक्वल टू ई। अब ये ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 0.25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 12 प्लस आर डिवाइडेड बाय 25 प्लस आर। इससे इसको उड़ाओ 2 टाइम्स, और ये बना 25 प्लस आर इज इक्वल टू 24 प्लस 2r। ये इधर जाएगा, 25 माइनस 24 कितना बचेगा, 1, और ये 2r माइनस r, ये r की वैल्यू 1 ही आ गई। लो, r इज इक्वल टू 1 ओम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 54, an external resistance R is connected to a cell of internal resistance R। एक external resistance R है, तो मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन, मैक्सिमम पावर कब होगी। वैसे ये डेरिवेशन है, ठीक है, याद होता है बच्चों को, फिर भी मैं डेराइव करा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये एक आर के अक्रॉस मैंने एक सेल जोड़ दिया, है ना, स्मॉल आर ई। तो इसके अक्रॉस करंट कितना जाएगा वो तो मैंने निकाल अभी बताया था आपको, प्लस से माइनस कुछ करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसके अंदर से पावर कितनी जाएगी, आई स्क्वायर आर, यानी कि ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। इस पावर को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। आर की कौन सी वैल्यू पे, स्मॉल आर की कौन सी वैल्यू पे ये पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या करते हैं अपन, डीपी बाई डी आर करते हैं, डीपी बाई डी आर। तो डीपी बाई डी आर करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट। तो डी बाई डी आर ऑफ दिस ई स्क्वायर आर, आर प्लस आर का स्क्वायर, इसको करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो पावर 4। अब इसको छोड़ दो, है ना, u v का स्क्वायर, v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर और r का 1। फिर माइनस का साइन लगाओ, अब इस बार इसको छोड़ो, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2r प्लस r। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, नहीं तो आंसर जो मैं निकाल रहा हूँ वो याद कर लेना, सिंपल सा बात है। तो ई स्क्वायर कॉमन आ लिया, अब इसको जीरो के इक्वल पुट करना होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। ये बन जाएगा r प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा, 2r स्क्वायर माइनस 2rr, ये चीज बनेगी यहाँ पे। और नीचे ये मैंने जीरो में भेज दिया, तो ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, अब इसे आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ दूसरे पेन से, ध्यान से देखते रहिए। ई स्क्वायर को भी जीरो में भेज देते हैं और इस स्क्वायर को अपन ओपन कर लेते हैं, तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2rr। ये माइनस 2r स्क्वायर है, माइनस 2r इंटू आर, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। देखो ये कट लिया, ये बना आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर जीरो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे पावर मैक्सिमम होगी। जनरली बच्चे इस चीज को याद भी रखते हैं, ठीक है, जनरली बच्चे इसको याद ही रखते हैं। तो जिसको याद होगा वो सीधा चेप देगा, जिसको याद नहीं है वो ऐसे कर लो,
है ना। ऑब्वियस सी बात है, जिसको याद नहीं है उसको ये चीज भी अभी टफ ही लग रही होगी, तो वो याद कर ले, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 पे आ जाओ। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर। देखो आपको ये उसमें दिए गए थे, किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड था, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड था, करंट थ्रू द सेल, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, इसी के साथ हमारा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आई होप कि आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चन खुद सोल्व किए होंगे वीडियो को पॉज कर करके। अब थोड़े सैंपल पेपर और आने वाले हैं, लेकिन आपको खुद सैंपल पेपर सोल्व करना है। कब करना है? 11:30 से 1 बजे के टाइम स्लॉट के बीच में, बिकॉज ये आपका मेन एग्जाम का टाइम स्लॉट है। अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सिटिंग के अंदर रखना है, अपने दिमाग को एक्टिव मोड में रखना है, तभी इन सारी चीजों का फायदा होगा। जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, एआर टाइप की प्रैक्टिस की है, या फिर जो केस स्टडी वाली प्रैक्टिस चल रही है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस चल रही है, इन सारी चीजों का फायदा कब होगा? जब आप अच्छे तरीके से सिटिंग दोगे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तब। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या तो केस स्टडी वाला होगा या सैंपल पेपर ही होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।